इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक ऐसी घटना या ऐसे कृत्य की चर्चा करने वाले हैं जिससे भारत की सनातन संस्कृति की तरफ हम दोबारा लौट रहे हैं। ये भारत में इक्का दुक्का ही सही, कुछ जगहों पर ही सही, कुछ प्रांतों में ही सही, कुछ डिपार्टमेंट ही सही, लेकिन स्टेपिंग हो रही है। वो स्टेपिंग क्या है? जाति प्रथा भारत की बहुत बड़ी समस्या है। और जाति प्रथाएं हम सब जानते हैं कि मुस्लिमों के आने के बाद जो हमने वर्ण व्यवस्था और वर्ण के साथ विलेज इकोनॉमी स्टैब्लिश करके रखी थी, उस विलेज इकोनॉमी को बाद में जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि वो बिजनेस से नहीं, जन्म से जाति होने लगी। उससे पहले हमारे यहाँ बिजनेस व्यवस्था थी और बिजनेस व्यवस्था के तहत हम एक विलेज इकोनॉमी का मतलब है सारी जातियां, सारे सभी प्रकार के कार्य हमारे गांव में हमने इस्टेब्लिश करके रखे थे और विलेज को ही एक ग्लोब बनाकर रखा था। हमारी आवश्यकताएं सारी गांव में पूरी हों, हमारी आवश्यकताओं के लिए हमको कहीं बाहर ना जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था हमने करके रखी थी। और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था क्या होगी? उनके प्रशिक्षण के लिए हमने उन परिवारों में ही वो एक बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया था। हालांकि उन परिवारों से निकलकर अगर कोई और बिजनेस करना चाहता था तो वो उस कम्युनिटी में शामिल हो जाता था। वर्ण व्यवस्था में भी कुछ ऐसा ही है। जिस प्रकार की एजुकेशन हमने ली, यानी कि जन्म से हम ये मान के चलते हैं सभी शूद्र हैं, और शूद्र से मतलब अनएजुकेटेड हैं, लेकिन उनकी शिक्षा होगी। शिक्षा होने के बाद द्विज यानी कि सेकंड बर्थ उनका होगा। सेकंड बर्थ में उन्होंने जो शिक्षा ली हो, तो वो अगर उसने ब्रह्मांड को जानने की, साइंटिस्ट बनने की, या गणितज्ञ बनने की, या एजुकेशन में जाने की व्यवस्था के लिए सोचा हो तो वो ब्राह्मण कहलाता था। जो व्यापार करने के लिए अपने आप को फॉरवर्ड करता था वो वैश्य कहलाता था, और जो देश की रक्षा करने के लिए बाहर निकलता था वो क्षत्रिय कहलाता था। क्षत्रिय कहलाना, मैं महाभारत का एक प्रकरण आपको बताता हूं। शांतनु के पास एक घोड़ा बेचने वाला व्यक्ति आया जो अपने आप को वैश्य कहता है। महाराज शांतनु से उसने कहा कि देवव्रत, जिनको बाद में भीष्म पितामह कहा गया, देवव्रत, मैंने सुना है कि देवव्रत संसार के सबसे अच्छे धनुर्धर हैं और घोड़े चलाने वाले हैं, घुड़सवार हैं। मैं एक ऐसा ही घोड़ा उनके योग्य लेकर आया हूं। तो शांतनु ने उनसे कहा कि अगर घोड़ा अच्छा लगा तो मैं तुमको क्षत्रिय घोषित कर दूंगा और 100 गांव की जिम्मेदारी दे दूंगा, और अगर मुझे अच्छा न लगा तो मैं फिर तुमको शूद्र बना दूंगा, शूद्र घोषित कर दूंगा। यानी कि घोषणाओं के द्वारा, कार्य के द्वारा, किस जगह पर कौन क्या कार्य करेगा वैसा घोषित कर दिया जाता था व्यवस्था में। यानी कि वो अगर व्यापारी है और व्यापारी अपना कार्य सही से नहीं कर पा रहा है और उसने प्रतिष्ठा अपनी लगाई है, तो व्यापारी को हम अब शूद्र घोषित कर देंगे और ये कहेंगे कि तुम व्यापार नहीं जानते। ऐसी व्यापारी व्यवस्था हमने बनाकर रखी, वर्ण व्यवस्था और दूसरा जाति व्यवस्था में। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2018 में एक स्टेप लिया। राजस्थान हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस संजीव शर्मा, जो जाति से ब्राह्मण है, उन्होंने एक ऑर्डर किया 2018 में। उन्होंने कहा कि आज के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम में कोई कास्ट नहीं लिखी जाएगी। यानी कि अगर किसी का साइटेशन भरा जाएगा, कोई एप्लीकेशन आएगी, तो उसमें जाति नहीं लिखी जाएगी। मामला क्या था कि एक बेल एप्लीकेशन लगी जिसमें इस आधार पर बेल मांगी जा रही कि उसकी कास्ट क्या है। ऑनरेबल जस्टिस संजीव शर्मा ने कहा कि जाति के आधार पर कोई बेल क्लेम नहीं की जा सकती है। वो किस जाति से आता है, किस वर्ण से आता है, किस वर्ग से आता है, ये कानूनी व्यवस्था में यानी कि क्रिमिनल सिस्टम में वो मायने नहीं रखता। क्रिमिनल का मतलब होता है क्रिमिनल वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय का नहीं। एक कम्युनिटी का क्रिमिनल हो सकता है, कम्युनिटी में ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेरे सामने जिस समय पिटीशन आए, जिस समय कोर्ट में पिटीशन आए, उस समय कोर्ट में और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में किसी की जाति नहीं लिखी जाएगी। अगर किसी के पास कोई जाति है तो वो अलग से एक सर्टिफिकेट इश्यू करवाए और सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखे। यानी कि जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने एक स्टेप लिया। अभी हाल ही में पिछले महीने आंध्र प्रदेश के एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन CB भद्रालू, उन्होंने एक सर्कुलर इश्यू किया
मुझे वो सर्कुलर किसी ने फॉरवर्ड किया ये जानने के लिए कि इसका पूरा सर्कुलर मुझे मिल जाए, वो मीडिया रिपोर्ट थी। मैंने भी हालांकि पूरा सर्कुलर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो सर्कुलर मुझे नहीं मिला। लेकिन मीडिया रिपोर्टें बहुत सारी उस समय की 14, 15, 16, 17 अक्टूबर में लगभग सभी नेशनल न्यूज़पेपर्स ने उसको छपा है, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ने खासतौर छपा। मैं बात कर रहा हूँ 14 अक्टूबर 2020 की। उसमें ये कहा गया, डायरेक्टर ऑफ स्कूल्स ने कहा कि पहली बात तो ये है कि हमारे स्कूलों में किसी भी बच्चे का जो रजिस्टर है, जो अटेंडेंस रजिस्टर है, जो सार्वजनिक रजिस्टर है, उसमें किसी की जाति संप्रदाय नहीं लिखा जाएगा। स्कूल के रजिस्टर में किसी का जाति संप्रदाय नहीं लिखा जाएगा। और जो उनका एक गजट नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले ही आया था, शायद वो 1 अक्टूबर 2020 का है, उस सर्कुलर में उन्होंने कहा था कि वीकर सेक्शन मतलब क्या। उस सर्कुलर में आंध्र प्रदेश ने वीकर सेक्शन को डिफाइन किया है, और वीकर सेक्शन में उन्होंने कहा कि जो बीसी है, यानी कि बैकवर्ड क्लास है, जो रिलीजियस माइनॉरिटी है या जो माइनॉरिटी है, और जो अदर कास्ट ओसी, जिनकी आय एक लिमिट से कम है, 1,20,000 या 1,44,000, कुछ ऐसे करके उन्होंने फॉर्मूला दिया। लेकिन 1 से लेकर और 8वीं कक्षा तक कोई रिजर्वेशन की पॉलिसी नहीं है, कोई और पॉलिसी नहीं है। तो बच्चों को जब सरकार पूरे अपने फंड पर तैयार कर रही है, स्कूल में सारी व्यवस्थाएं उसकी की जा रही हैं, स्कूल प्रशासन उसके ऊपर खर्च कर रहा है, सरकार उसको सर्व शिक्षा अभियान में लेकर आ रही है, तो वहां पर जाति और संप्रदाय लिखने की आवश्यकता क्या है। भारत में जो रहने वाला व्यक्ति है, आंध्र प्रदेश की ये जो पहल है, वो मुझे लगता है कि सनातन संस्कृति की तरफ ले जाने की व्यवस्था है। सनातन संस्कृति में हमने पहले भी देखा है कि कोई कास्ट पार्टिकुलर किसी पर थूपी हुई नहीं है। एक ब्राह्मण का बेटा वैश्य भी हो सकता है, एक ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय भी हो सकता है, और एक ब्राह्मण का बेटा शूद्र भी हो सकता है, और एक शूद्र ब्राह्मण भी हो सकता है, जिसमें महर्षि वाल्मीकि एक बड़ा इलस्ट्रेशन है। और बहुत सारे महर्षि, बहुत सारे साधु ऐसे हैं, आज भी हैं, जो मैं अगर एक सर्वे की बात करूं या जो लोगों से बात करने पर, साधुओं से बात करने पर पता लगा 90% साधु भारत में नॉन ब्राह्मण्स हैं। 90%, एक 22 लाख साधु भारत में पाए जाते हैं, उनमें 90% साधु नॉन ब्राह्मण्स हैं। लेकिन उनका सम्मान है, बाबा रामदेव उसके इलस्ट्रेशन बड़े हैं, और ऐसे बहुत सारे साधुओं की आप चर्चा कर सकते हैं। ये सनातन संस्कृति है। इस सनातन संस्कृति में हमने लोगों की कास्ट, लोगों के वर्ण, उसके काम करने की पद्धति के आधार पर डिसाइड करके रखे कि वो क्या काम करता है, तभी हम उसको द्विज कहते हैं। मुझे लगता है कि अब वो व्यवस्था चूंकि भंग हो चुकी है, इसलिए वो व्यवस्था भंग हो चुकी है, तो कास्टें क्यों जीवित हैं, वर्ण क्यों जीवित हैं। अब भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है। हिंदू की जो परिभाषा पेरुमल के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने दी, वो ये दी कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाला, यहाँ की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानने वाला, यहाँ के संस्कारों को अपना संस्कार मानने वाला, यहाँ की भूमि को अपनी मातृभूमि मानने वाला व्यक्ति हिंदू है। वो किसकी पूजा पद्धति करता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हिंदुइज्म की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने ये दी। तो अब क्या है, जब हमने वो पुरानी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और कास्ट व्यवस्था के आधार पर पूरा इकोनॉमी ही बस्ट कर दी और हम एक नई व्यवस्था में आ गए, तो फिर वो कास्टें क्यों जीवित हैं, वो वर्ण क्यों जीवित हैं, इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन या डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ये जो पहल है, जिसमें उन्होंने सर्कुलर जारी करके कहा कि किसी की कास्ट रजिस्टर पर नहीं लिखी जाएगी, अगर किसी की कास्ट है तो वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट रहेगा बोर्ड के पास, और उसके अलावा जो व्यक्ति कास्ट क्लेम करता है वो अपनी जेब में सर्टिफिकेट रखेगा अगर कभी कास्ट की जरूरत पड़ती है। हालांकि 8वीं क्लास तक उन्होंने कहा किसी कास्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा सरकारी खर्चे पर ऑल फ्री है सर्व शिक्षा अभियान में। ये राजस्थान हाईकोर्ट की पहल और आंध्र प्रदेश के स्कूल ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की पहल, मुझे लगता है कि हमारे देश में कुछ अब परिवर्तन आ रहा है, और ये परिवर्तन हमारे देश को पुनः सनातन संस्कृति की तरफ ले जाने वाला है। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।